हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो सारे प्रश्न जो आएंगे मिनरल्स ऑफ बिहार से कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, आप देखेंगे तो हमेशा पूछा जाता है। तो ये चवन्नी भर का प्रश्न रहेगा। अगर आप रट्टाफिकेशन को फॉलो करेंगे तो आप अगर रट कर जाएंगे, अगर उस एरिया से प्रश्न आया तब तो आप मार देंगे, अगर नहीं आया तो आप गलत करके आएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दे और इस लेक्चर के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर देम। लेट अस स्टार्ट। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो ये 66 बीपीएससी का प्रश्न है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच्ड। अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि इस लेक्चर के बाद हो जाएगी, तो आपके लिए ये चवन्नी भर का प्रश्न है। अगर आपने रटा हुआ है तो आप इस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। वैसे इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड विल सी दिस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर को पहले हम लोग ये समझे कि दो तरह के मिनरल्स होते हैं। एक मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स होते हैं, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अगर हम लोग लेमैन भाषा में समझे कि दोनों में अंतर क्या है, तो मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें चमक होती है, साइन होता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिसमें चमक थोड़ी कम होगी, साइन जो है कम होगा। अगर लेमैन भाषा में देखें तो ये सेटिस्फाई कर देगा और आप को रिलेट कर पाएंगे। जैसे नॉन मेटालिक मिनरल्स का अगर आप उदाहरण देखते हैं तो माइका, अबरख, दूसरा हो सकता है लाइमस्टोन, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हैं। सबसे सटीक अगर उदाहरण है तो कोल एक नॉन मेटालिक मिनरल्स का उदाहरण है। एस्बेस्टस, ठीक है, पाइराइट, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स के उदाहरण हैं। अगर आप मेटालिक मिनरल्स के उदाहरण देखेंगे तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब मेटालिक मिनरल्स के उदाहरण हैं। और थोड़ा सा और अगर हम लोग लेमैन भाषा में अगर देखते हैं तो मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो प्रोसेसिंग करना पड़ता है। अगर आप इनके ओर को आप ले लिए तो उस ओर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, उस ओर को प्रोसेस करना पड़ेगा, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो बहुत कम प्रोसेसिंग या डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोल का उदाहरण लें तो कोल को आप देखते हैं, कोल को माइन से आपने निकाला, कोल वाशरी में गया एंड आफ्टर कोल वाशरी इट इज रेडी टू यूज। तो बहुत कम प्रोसेसिंग के साथ ये डायरेक्टली नॉन मेटालिक मिनरल्स यूज हो जाएंगे, पर मेटालिक मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो आई थिंक दिस विल सफाइस। कॉपर गोल्ड वगैरह होता है। अब हम लोग मूव करते हैं। एक हमने जो हेडिंग बनाया है वो है कि एरिया ऑफ द बिहार वेयर वी कैन एक्सपेक्ट पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस इन द फ्यूचर। भविष्य में हम कहाँ पे बिहार में पेट्रोलियम या नेचुरल गैस मिल सकती है। पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनता कैसे है। अगर आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहां पर ये दब गया, मानते हैं कि सैंड से, सेडिमेंट से ये चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था और ये दब गया। एक प्रॉपर हीट के इसको चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए, एक प्रॉपर दाब चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली यूजुअली पेट्रोलियम वगैरह के केस में एल्गी होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ये जमीन के अंदर दब गए, प्रॉपर हीट मिला, प्रॉपर प्रेशर मिला, तो ये पेट्रोलियम बन गए या नेचुरल गैस बन गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मेरा टॉपिक है कि एरिया ऑफ बिहार वेयर वी कैन एक्सपेक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन फ्यूचर। आपको हमने बताया है
कि जो ग्रोथ ऑफ अर्थ है कैसे कैसे पीरियड रहा है। आप इस लेक्चर को पढ़ने के पहले आप लेक्चर नंबर 3 जरूर कर लीजिए। ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 3 है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। अगर उस लेक्चर को नहीं करेंगे तो इस लेक्चर से आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें हमने बता रखा है कि जो ग्रोथ हुआ है पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड रहा है, फिर पैलियोलिथिक आया, मेजो, सीनो और क्वाटरनरी। प्री कैम्ब्रियन पीरियड कौन सा पीरियड है? प्री कैम्ब्रियन पीरियड वो पीरियड है जब आपको इग्नियस क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इग्नियस आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं, मतलब जो है धरती में तो सब कुछ है, मानते हैं ये लावा है, इस लावा में तो सब कुछ है। इसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो एक होता है सियाल, सिलिकेट्स हैं, एल्युमिनियम है, सीमा भी है अंदर, मैग्नीशियम है, सिलिकेट है, आयरन है, सब मटेरियल्स हैं। जब ये मटेरियल लावा जब ऊपर आता है तो वो जो लावा जो कंडेंस होके धीरे धीरे रॉक बनता है उसको आप इग्नियस क्रम की चट्टानें बोलते हैं। जो इग्नियस क्रम की चट्टानें हैं समय के उपरांत छोटा छोटा पार्ट में टूटता है, इसे मैं बता रखा हूँ। और जो छोटा छोटा पार्ट में टूटता है, मानते हैं इग्नियस क्रम का चट्टान ये था। टाइम के साथ, हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ जो छोटा छोटा चट्टान में टूटा, इसको आप धारवाड़ रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप धारवाड़ रॉक बोलते हैं। सॉरी। तो इग्नियस क्रम की चट्टान और धारवाड़ रॉक का चट्टान एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए बिहार में अगर हम आप देखते हैं बुक्स वगैरह में सब नीचे कह देता है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो बेल्ट है वहाँ पे इग्नियस क्रम की चट्टानें मिलती हैं, और उसी को आप नीचे हमने बता रखा है, आप देखिए उसको धारवाड़ क्रम की चट्टान बोल देता है। अगर आप प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपका क्या बनता है? आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का पठार बनता है जो इग्नियस रॉक है। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या बनता है? पैलियोलिथिक पीरियड में धारवाड़ रॉक्स बनेंगे। मेजोलिथिक पीरियड में क्या बनता है? मेजोलिथिक पीरियड में विंध्यन रेंज है, विंध्य क्रम की चट्टानें बनती हैं। सेनोजोइक एरा में आप देखिए कि हिमालय बनेगा। क्वाटरनरी एरा में आप देखेंगे कि मैदान बनेगा, जो मैदानी भाग है वो सब बनेंगे, जितने गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, कश्मीर की जो लेक हैं, ये सब बनेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये जो पीरियड है प्री कैम्ब्रियन, पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवांश नहीं है, यहाँ पर जीव नहीं, अभी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय नहीं आ पाए थे। इस एरा में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब इस रॉक में जीवांश आपको मिलेगा। हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर हीट और प्रेशर मिलता है तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में मिलता है। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो भी आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलने वाला है वो उन रॉक्स में मिलेगा जो रॉक सेनोजोइक एरा के हैं या क्वाटरनरी के हैं। तो बिहार में जो रॉक जहाँ पे सेनोजोइक एरा के रॉक मतलब टर्शियरी रॉक मिलेंगे या क्वाटरनरी रॉक मिलेंगे, जो सेनोजोइक रॉक मिलते हैं वो शिवालिक रेंज में मिलते हैं, क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, और क्वाटरनरी में जो मैदानी भाग है वहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि कुछ भी हो, ये वाला आपको मैंने बता रखा कि ये झारखंड का पार्ट है, ये पूरा धारवाड़ रॉक सिस्टम है या छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो पठार है, तो यहाँ पर और यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेंगी। इसका मतलब कैमूर में तो नहीं मिल सकता, रोहतास में नहीं मिल सकता, ये जो साउदर्न बिहार वाला जिला है यहाँ पर आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं मिल सकता है। आपको चंपारण वाला बेल्ट में मिल सकता है, हिमालय वाला बेल्ट, ये जो तराई वाला बेल्ट है यहाँ मिल सकता है, और मैदानी भाग में इधर मिल सकता है, सब जगह मिल सकता है, पर यहाँ पर तो नहीं मिलने वाला है। कैमूर में नहीं मिलेगा, रोहतास में नहीं मिलेगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर वगैरह वाला बेल्ट में नहीं मिलेगा। तो मेरा ये बताने का मतलब था, पर्पस ये था कि अगर ऑप्शंस होगा, अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, अगर मैं जियोलॉजिस्ट हूं और मुझे सर्वे करना होगा तो मैं इन क्षेत्रों में सर्वे नहीं करूंगा, मैं चंपारण में सर्वे करूंगा, इधर तराई बेल्ट में सर्वे करूंगा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में करूंगा। तो ये चीज़ आपको बताना था, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो मतलब प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में नहीं मिलेगा, पेलियो में नहीं मिलेगा, मेजो में नहीं मिलेगा, सेनो और क्वाटरनरी में मिलेगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सॉरी। अब प्रश्न है कि वेयर विल फाइंड द मेटालिक मिनरल्स इन बिहार। अगर आप देखते हैं तो हमने पहले बता रखा है कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ द बिहार है ये झारखंड से टच करता है, यही जिला है जो झारखंड से टच कर रहे हैं।
झारखंड को रूढ़ प्रदेश बोलते हैं। झारखंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का पठार है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पठार है यही ओरिजिनल रॉक है जिससे धरती बनी है। यही ओरिजिनल रॉक है। क्योंकि ये ओरिजिनल रॉक है तो इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहां पे जो भी छोटा नागपुर वाला जो पार्ट है इन जिलों में आपको मेटालिक मिनरल्स यहीं पर मिलेंगे। तो याद रखिए कि मेटालिक मिनरल्स कहां आपको मिलेंगे। वेयर विल फाइंड द मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जो हैं इग्नियस रॉक प्लस धारवाड़ रॉक। अगर आपसे प्रिसाइजली पूछा जाए कि कौन सा धारवाड़ वाला रीजन है तो प्रिसाइजली देखा जाए तो मुंगेर है, जमुई है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा, यही ओरिजिनल धारवाड़ है। और यहाँ पे इग्नियस क्रम की चट्टानें मिलती हैं। क्योंकि इग्नियस क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें काइंड ऑफ एक ही हैं तो हम लोग ये पूरा कह देते हैं कि पूरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो भी मेटेलिक मिनरल्स हैं वो यही सब जिला में आपको मिलेगा। मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, गया वाला बेल्ट में, थोड़ा सा भागलपुर वाला बेल्ट में। ये जो दो जिला है कैमूर और रोहतास, यहां पर मेजो पीरियड में बना है। मेजो पीरियड में हमने क्या बताया, विंध्य श्रेणी की चट्टानें बनी हैं। और जब विंध्य श्रेणी की चट्टानें बनी हैं तो ये वाला जो बेल्ट है कैमूर और रोहतास, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए फेमस है। जो हमने आपको ऊपर बता रखा है, नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए ये दो जिला फेमस हैं, बाकी सब मेटालिक मिनरल्स के लिए फेमस है। तो इतना ध्यान रख के आप चलेंगे। अब देखिए वेयर वी कैन एक्सपेक्ट कोल इन बिहार। एक तो हमने पहले बता दिया कि हम कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब एक ऐसा एरिया बताइए जहाँ पे हम लोग बिहार में कोल एक्सपेक्ट करते हैं। उस चीज़ को पढ़ने के पहले थोड़ा सा कोल के बारे में जानकारी, आपका नेशनल ज्योग्राफी का भी पार्ट है। जो कोल है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है कोल का, सबसे ज़्यादा देश में रिजर्व झारखंड में है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ का है। कोल जो है बेसिकली आप देखेंगे तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोल होता है उसको आप एंथ्रासाइट कहते हैं। सबसे पुअर क्वालिटी का है कोल पीट, उसके बाद है लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। अगर आप ध्यान देखें तो जो एंथ्रासाइट कोल होता है इसमें 80 से 95% के आसपास कोल होता है, कार्बन कंटेंट होता है। जो बिटुमिनस कोल होता है इसमें 60 से 80% के आसपास कार्बन कंटेंट है। जो लिग्नाइट प्रवृत्ति का कोल है इसमें 40 से 55% के आसपास कोल होता है, कार्बन कंटेंट होता है। और जो पीट है इसमें लेस दैन 40% ऑफ द कार्बन कंटेंट होता है। पर ध्यान आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो बिटुमिनस कोल है ये कोल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है। एंथ्रासाइट क्यों नहीं होता है, ये इतना महंगा होता है कि ये फीजिबल नहीं है, हमारा यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। वो अलग बात है कि इसमें फ्लाई ऐश कम मिलेगा। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अच्छा कोल है, पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिटुमिनस एक ऑप्टिमाइज्ड कोल है जिसको पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी। अब प्रश्न ये उठता है कि कोल बनता कैसे है। हमने जिस तरह से अभी आपको बताया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो बनता है उसका फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। कोल का बेसिकली फॉर्मेशन क्या होता है कि प्लांट हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है। ये जो प्लांट, ट्रीज और फॉरेस्ट हैं ये जमीन के अंदर दब गए, इनको एक प्रॉपर हीट मिला, मतलब टेम्परेचर मिला, और एक प्रॉपर प्रेशर मिला, प्रॉपर दाब मिला और टेम्परेचर मिलता है, तो ये जो प्लांट हैं ये कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। होता क्या है कि अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखें, इसको आप देखिए, बेसिकली इसका होता क्या है कि इसको आप फॉल्ट कहते हैं। अगर आप देखिए कि यहां पर ढेर सारा पेड़ है, जंगल है, ठीक है, ये पूरा एरिया जंगल वाला एरिया है। ऐसा होता है कि एक फॉल्टिंग होता है, मतलब अर्थ के इनर प्रोसेस के कारण एक ऐसी दरार आती है, इस दरार में हजारों पेड़, करोड़ों पेड़ अंदर दब जाते हैं। 1000 साल बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी जम गई होगी, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा यहाँ से इरोजन हो रहा होगा और मिट्टी वगैरह जम गई होगी। हमने आपको बताया है जो कोल का फॉर्मेशन होता है जब वृक्ष, प्लांट्स, ट्रीज मिलियन ऑफ ईयर्स में दब जाते हैं, प्रॉपर हीट टेम्परेचर होता है, तो इस एरिया में मानते हैं कि पूरा फॉरेस्ट था, ये दब गया और कुछ साल बाद ये मिट्टी से कवर्ड हो गया, रॉक से कवर्ड हो गया। तो यही जो प्लांट हैं यही
कोयला का रूप ले लेंगे। होता क्या है, अब आप ध्यान से देखिए कि एक जो एरिया है जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं पेनिनसुलर प्लेट्यू, आज थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, यहां पर गिर रेंज है, यहां पर दिल्ली में दिल्ली रीज है जो अरावली का पार्ट है, यहां पर झारखंड में राजमहल हिल्स है जो कि संथाल परगना का पार्ट है, और साउथ में आप देखेंगे यहां पे कार्डेमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, आप ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाइए, ये जो पूरा आपका एरिया है, अब जो जो राज्य आ जाएगा ये आपका होमवर्क है कि आप काउंट कर लीजिए, वहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अभी का पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है, लेकिन ये उसकी चौहद्दी मैंने बता दिया, लेकिन पहले का पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा नहीं है। पहले का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था वो आपका एक्सटेंड करता था, यहां पर राजमहल हिल्स के पास आप देखेंगे तो अभी आज के डेट में यहां पर मेघालय प्लेट्यू है, जहां पर गैरो खासी जयंतिया है, मेघालय। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू जो अभी का है और अभी का जो यहां पर मेघालय प्लेट्यू है, यहां पर एक गैप है, एक खड्डा है, यहां पर एक फॉल्टिंग हुआ है, बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है, जो हमने अभी आपको बताया कि ये तो बहुत छोटा लेवल पे हमने फॉल्ट दिखाया है, एक बहुत बड़ा दरार हुआ है, और इस दरार में बहुत सारा फॉरेस्ट था। इस दरार को आप आज के डेट में इसको मालदा गैप बोलते हैं, ये नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट है। इस मालदा गैप को, नेशनल ज्योग्राफी को भी हम लोग बाद में लेंगे, कभी मालदा गैप बोलते हैं या राजमहल गैरो गैप बोलते हैं। यहां पर बहुत पहाड़, यहां पर बहुत सारा फॉरेस्ट था, तो यहां पे सारा ट्री जो है इस गैप में, इस रप्चर में, इस फॉल्ट में दब गया, और अंतराल में हजारों साल, वर्षों साल बाद आप देखते हैं कि प्रॉपर हीट मिला, टेम्परेचर मिला, और इस एरिया में जो संथाल परगना वाला एरिया है, जो झारखंड का संथाल परगना वाला में कौन कौन जिला आ जाएगा, गोड्डा है, जामताड़ा है, आप इसीलिए देखते हैं। तो ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये समय के अंतराल में कोयला में बन गया। इसीलिए आप देखते हैं कि अभी हमने बताया कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है, झरिया है, इधर सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है, क्योंकि यहां पे फॉरेस्ट था और यहीं पे एक फॉल्ट हुआ जिसको आप मालदा गैप बोलते हैं, राजमहल गैरो गैप बोलते हैं, और यही राजमहल गैरो गैप जो है मेघालयन प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेट करता है। पर मैं आपको बताते चलूं कि दिस मेघालय प्लेट्यू इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पर ये जो गैप बना, इस गैप में बहुत सारे फॉरेस्ट दब जाते हैं और ये कोल रिजर्व वाला पार्ट होता है। अगर आप देखें कि गोड्डा में एक कोल माइंस है जिसका नाम है ललमटिया कोल माइंस। अगर आप बिहार में अगर कोई जिला को देखते हैं जो झारखंड से, जो यहाँ पर आप देखते हैं जो झारखंड वाला बेल्ट है, तो भागलपुर के पास ही आपको गोड्डा पड़ जाएगा, भागलपुर के पास आपको देवघर पड़ जाएगा। ये भागलपुर बहुत नज़दीक है, तो जो भागलपुर का कुछ पार्ट जो है इट इज़ नथिंग बट इट फॉल्स इनटू द मालदा गैप, और यहाँ पर भागलपुर एक अकेला जिला है जहाँ पर बिहार में कोल ब्लॉक मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है कि भागलपुर बिहार में अकेला जिला है जहाँ पे कोल ब्लॉक मिलता है। उस कोल ब्लॉक का जो नाम है वो है मंदार कोल ब्लॉक। ठीक है, उस कोल ब्लॉक का नाम है मंदार कोल ब्लॉक, और ये किस कंस्टिट्यूएंसी में है अगर आप देखें तो कहलगांव में है। कहलगांव कहां है, भागलपुर में है। तो अगर आपसे पूछता है कि बिहार में कोल कहां है, जो अभी एकदम पता चल चुका है कि यहां पे कोल माइंस है, वो है भागलपुर। ठीक है, आपको मैं बताया कि यहां पर जो भागलपुर, सॉरी,
आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ये वाला जो एरिया है भागलपुर जो है, यहाँ पर अब झारखंड का गोड्डा वाला जो बेल्ट है, इस संथाल परगना वाला एरिया है। हमने बताया कि इस पूरे पिक्चर में आप यहाँ पर देखिए कि जो रप्चर होता है, जो मालदा गैप वाला है, ये पूरा झारखंड का वही वाला पार्ट है, संथाल परगना गोड्डा वाला पार्ट है, और भागलपुर उसके प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज में है। तो यही कारण हो सकता है कि भागलपुर में कोल माइंस बिहार में मिलता है। तो मुझे ये बताना था, आपको समझाना था कि बिहार में भागलपुर में ही क्यों मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को कवर कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमिनेंस ऑफ द बिहार इज इन विच मिनरल। बिहार में एक छत्र राज बिहार को किस मिनरल में है, उस मिनरल का नाम है पाइराइट। बिहार को एकदम एक छत्र राज है पूरे देश में। बिहार देश का 95% ऑफ द पाइराइट जो है, अकेला बिहार अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द पाइराइट इज प्रोवाइडेड बाय द बिहार। अब आपके जहन में होता होगा कि ठीक है, बिहार तो लीड कर रहा है, पर पाइराइट का यूज कहाँ होता होगा। पाइराइट अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। पाइराइट का भयंकर यूज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब यह हो गया कि बिहार लीड करता है। तो अगर आपको मेंस में लिखना होगा तो याद रखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अगर हम लोगों को मिल जाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कारखाना लग जाए, तो उसको हम लोग अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं और हमें रोजगार भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि कौन सा जिला बिहार में लीड करता है। बिहार देश में लीड करता है, पर बिहार में कौन सा जिला लीड करता है, तो पाइराइट का भयंकर भंडार रोहतास में है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। रोहतास में 2 जगह है, एक है आमझोर, दूसरा है पत्थरघट्टा। ये दोनों आपको याद रखना है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। पत्थरघट्टा, आमझोर और पत्थरघट्टा में भयंकर और प्रचुर मात्रा में पाइराइट मिलता है। और ये कौन सा जिला में है, रोहतास में है। इसीलिए पहले आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कंपनी थी पाइराइट, फॉस्फेट पाइराइट केमिकल, पीपीसीएल, पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड। पाइराइट अभी बंद है, फॉस्फेट केमिकल। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि किस तरह का इंडस्ट्री लगा दिया जाए, बिहार में तो कोल है नहीं, तो कोई क्यों पावर प्लांट लगाएगा, उतना सस्टेनेबल नहीं होगा। इसीलिए आप ये भी ध्यान से रखिए कि बिहार में जो एनटीपीसी जो बहुत दिन से चल रहा है ना, वो कहलगांव में एनटीपीसी बना हुआ है। क्यों कहलगांव में बना हुआ है कि एक तो भागलपुर का लोकेशन अगर आप ध्यान से देखें तो भागलपुर का लोकेशन कहां है, भागलपुर इज वेरी क्लोज टू झारखंड। भागलपुर में एक यहां पे प्लांट है एनटीपीसी का, कहलगांव एनटीपीसी। भागलपुर इज वेरी क्लोज टू संथाल परगना, तो वहां से कोल ब्लॉक एलोकेटेड होगा और वहां से कोल मिल जाएगा। भागलपुर में खुद एक कोल माइंस है, तो पावर प्लांट के लिए कोल का नजदीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह से आप देखिए, बिहार लीड करता है पाइराइट के प्रोडक्शन में, पर हमारे यहाँ ये जो फैक्ट्री है ये बंद है, और ये हम लोग के लिए दुख की बात है। तो हमारा एक स्कोप है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम लोग लीडर बन सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए कि बेसिकली ये दोनों चीज को आप यहां ध्यान रखिएगा, पत्थरघट्टा और आमझोर पूछा जा सकता है। तो अब बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं और उसको हम लोग मैपिंग कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।